Hello everyone. Welcome again to our YouTube channel Educom Zone. We hope you all are well. This video is the part of our series History Our Past. Today we discuss the part 2 of Indus Valley Civilization. So stay tuned and watch the full video. नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 के बारे में। इसके पार्ट 1 में हमने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना और धर्म एवं मान्यताओं के बारे में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। सिंधु के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व की गवाह बहुत बड़े क्षेत्र से प्राप्त बहुत सारी मोहरें, समान लिपियां और एक जैसे बाट एवं मापनी हैं। हड़प्पा के लोग पत्थर, धातु, शेलखड़ी आदि का व्यापक रूप में व्यापार अथवा लेन देन करते थे। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता रहा होगा। यहाँ के व्यापारी मुख्यतः जलीय मार्गों से ही व्यापार किया करते थे। ये अधिकांशतः अरब सागर के तट से व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा किया जाने वाला व्यापार एवं व्यापारिक मार्गों तथा क्षेत्रों की जानकारी हम इस चित्र से प्राप्त कर सकते हैं। सैंधव निवासियों का भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के कई अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। उनके अधिकतर क्षेत्र में सुविस्तृत समुद्र तट था, जिसका भरपूर उपयोग उन्होंने किया। इसके माध्यम से उन्हें बाह्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने में सुगमता हुई। मध्य एशिया, फारस की खाड़ी के देशों, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, मिस्र आदि के साथ उन्होंने घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित कर रखे थे। व्यापार के प्रसंग में 3 स्थानों मेलुहा, दिलमुन तथा मगन का उल्लेख मिलता है। इनमें मेलुहा की पहचान सिंधु प्रदेश से की गई है। ज्ञात होता है कि यहाँ से उर के व्यापारी सोना, तांबा, लाल पत्थर, लाजवर्द मणि, हाथी दांत की वस्तुएं, खजूर, विविध प्रकार की लकड़ियाँ, विशेषतया काली लकड़ी यानी कि आबनूस, मोर पक्षी आदि प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह उर ही था, जहां सैंधव व्यापारी विविध वस्तुएं लेकर जाते थे। दिलमुन की पहचान बहरीन द्वीप तथा मगन या मकन की पहचान बलूचिस्तान के मकरान तट से की गई है। ये दोनों ही सिंधु तथा मेसोपोटामिया के मध्य स्थित थे तथा व्यापार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। They had set up trading colony in northern Afghanistan, which evidently facilitated trade with Central Asia. They also carried commerce with those in the land of Tigris and the Euphrates. The Harappans carried on long-distance trade in lapis lazuli, precious and semi-precious stones, which may have contributed to the social prestige of the ruling class. Let me show you some pictures of precious stones of Indus Valley civilization. आइए अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की कृषि के बारे में। सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। सिंधु घाटी की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहा कर लाती थीं, जिनमें पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ तथा जौ थे। इसके अतिरिक्त राई, मटर, तिल, दालें, चने तथा सरसों का भी उत्पादन किया जाता था। गुजरात के लोथल एवं रंगपुर से बाजरा की खेती किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु क्षेत्र में लोग धान की खेती करना नहीं जानते थे। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की। ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाने लगा तथा यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का ही यूनानी रूपांतर है। Most of Harappan sites are located in semi-arid land
where irrigation was probably required for agriculture. While the prevalence of agriculture is indicated by finds of grains, it is most difficult to reconstruct actual agricultural practices. Representation on seals and terracotta sculptures indicate that the bull was known, and archaeologists shows oxen were also used for plowing. Traces of canals have been found at the Harappan sites of Shurdgoi in Afghanistan, but now in Punjab or Sindh. Although the Harappan practiced agriculture, animals were also reared on a large scale. Evidences of the horse comes from a superficial level of Mohenjo-daro and form a doubtful terracotta figurine from Lothal. In any case, the Harappan culture was not horse-centered. सिंधु सभ्यता के शिल्प तथा उद्योग। कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त सैंधव निवासी शिल्पों एवं उद्योग में भी रुचि लेते थे। विविध प्रकार के उद्योगों का प्रचलन था। हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे के प्रयोग और निर्माण से बहुत अच्छे से परिचित थे। खुदाई में तांबे, कांसे के उपकरण अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इनमें घरेलू तथा कृषि संबंधी उपकरण, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, कड़ाही, प्रसाधन सामग्रियां आदि प्रमुखता से मिलती हैं। तांबे तथा कांसे का प्रयोग मानव एवं पशु मूर्तियां बनाने में भी किया जाता था। सैंधव भवन पकी ईंटों के बने हैं। इससे सूचित होता है कि ईंट उद्योग भी काफ़ी विकसित अवस्था में था तथा कुछ लोग राजगिरी के व्यवसाय में भी निपुण थे। यहाँ के निवासी नाव, मनके एवं मोहर बनाने का काम भी जानते थे। मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना भी एक महत्वपूर्ण शिल्प था। यहाँ के कुम्हार विशेष आकार प्रकार के बर्तन बनाते थे। ये चिकने और चमकीले होते थे तथा इनकी अपनी अलग पहचान थी। सुनार सोने, चांदी, तांबा, कांसा एवं अन्य बहुमूल्य पत्थरों से आभूषण बनाते थे। धातुओं को गलाने, उन्हें पीटने तथा उन पर पानी चढ़ाने की विधि से लोग अच्छी तरह से परिचित थे। इस चित्र में हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा बनाए गए मिट्टी की मूर्तियों को देख सकते हैं। Now we move to some important facts of Indus Valley civilization. Very few written material have been discovered in the Indus Valley, and the scholars have not been able to decipher the Indus script so far. As a result, there is difficulty in understanding the nature of the state and institutions of the Indus Valley civilization. No temples have been found at any Harappan sites. Therefore, the possibility of priest ruling Harappa can be eliminated. Harappa was possibly ruled by the class of merchants. If we look for a center of power or for depictions of people in power, archaeological records provide no immediate answers. Some archaeologists are of the opinion that Harappan society had no rulers and that everybody enjoyed equal status. Another theory argues that there was no single ruler but a number of rulers representing each of the urban centers. अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1800 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन इसके पतन का सही कारण हमेशा से मतभेद का विषय रहा है। कुछ विद्वानों का मत है कि भारतीय यूरोपियन जनजाति के लोगों, जो कि आर्यों के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ आए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ संघर्ष किया और उसे अधिकृत कर लिया। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने उत्खनन के दौरान एक टीले माउंट एबी के चारों ओर सुरक्षा भित्ति का पता लगाया। साथ ही ऋग्वेद में उल्लिखित पुरंदर तथा हरियूपिया शब्दों की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई। इस आधार पर आर्य आक्रमण का सिद्धांत गढ़ने में उन्हें सफलता मिली, क्योंकि पुरंदर का अर्थ होता है दुर्गों का विनाशक, और उन्होंने यह घोषणा कर दी कि सरसरी तौर पर इंद्र यानी कि आर्यों के प्रतीक सैंधवपुरों के विनाश के लिए दोषी ठहराए जा सकते हैं। हरियूपिया का तादात्म्य हड़प्पा से स्थापित करते हुए उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला
कि आर्यों ने 1500 ईसा पूर्व के लगभग अचानक आक्रमण करके सैंधव नगरों को ध्वस्त कर दिया तथा वहां के नागरिकों को मार डाला। On the other hand, many scholars believe natural factors are behind the decline of Indus Valley civilization. The natural factors could be geological and climatic. It is believed that the Indus Valley region experienced several tectonic disturbances which causes earthquakes, which also changed courses of rivers or dried them up. Another natural reason might be changes in pattern of rainfall. There could be also dramatic shifts in the river courses, which might have brought floods to the food producing areas. Due to combination of these natural causes, there was a slow but inevitable collapse of Indus Valley civilization. आइए अब अंत में बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता की देन के बारे में। आगे आने वाली भारतीय सभ्यताओं के अधिकांश तत्वों का मूल हमें भारत की इस प्राचीनतम सभ्यता में दिखाई देता है। भारतीय हिंदू सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कलात्मक पक्षों का आदि रूप हमें सैंधव सभ्यता में प्राप्त हो जाता है। सामाजिक जीवन के क्षेत्र में हमें चातुर्वर्ण व्यवस्था के बीज सैंधव सभ्यता में मिलते हैं, जो थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक। इन्हें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का पूर्वज कह सकते हैं। सैंधव धर्म में माता देवी का प्रमुख स्थान था। इसी का विकसित रूप बाद में शाक्त धर्म के रूप में दिखाई देता है। सैंधव धर्म में जिस पुरुष देवता के अस्तित्व मिलते हैं उसे ऐतिहासिक काल के शिव का आदि रूप स्वीकार किया गया है। यहाँ से लिंग पूजा के प्रमाण मिलते हैं। कालांतर में हिंदू धर्म में इसे ही शिव का प्रतीक मान लिया गया। सैंधव मुद्राओं पर योगासन में बैठे हुए देवता का चित्र मिलता है। इसका विकास कालांतर में दक्षिणामूर्ति रूपी शिव तथा योगी रूपी बुद्ध की मूर्तियों में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शैव धर्म की भांति बौद्ध तथा जैन धर्मों का आदि रूप भी हमें सैंधव सभ्यता में ही मिल जाता है। सैंधव सभ्यता में वृक्ष पूजा के प्रमाण मिलते हैं। विभिन्न मुद्राओं पर अंकित पीपल के वृक्ष, टहनी, पत्तियों आदि से स्पष्ट है कि पीपल को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती थी। गीता में भगवान कृष्ण ने अपने को वृक्षों में अश्वत्थ बताया है, अर्थात पीपल। आज भी हिंदू धर्म में पीपल में देववास माना जाता है तथा उसे काटना या जलाना महापाप कहा जाता है। बौद्ध तथा हिंदू दोनों ही धर्मों में पीपल को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती है। सैंधव सभ्यता में विभिन्न पशुओं की धार्मिक महत्ता थी। कालांतर में हिंदू धर्म में भी हमें पशु पूजा के प्रमाण मिलते हैं। सैंधव मुद्राओं से पता चलता है कि वहाँ पर नाग पूजा भी होती थी। हिंदू धर्म में आज भी नाग पूजा प्रचलित है। सैंधव सभ्यता के लोग जल को पवित्र मानते थे तथा धार्मिक समारोहों के अवसर पर सामूहिक स्नान आदि का महत्व था, जैसा कि बृहद स्नानागार से पता लगता है। ये भावना भी हमें बाद के हिंदू धर्म में देखने को मिलती है। सैंधव निवासी स्वास्तिक, स्तंभ आदि प्रतीकों को भी पवित्र मानकर उनकी पूजा करते थे। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक चिन्ह माना जाता है। धर्म के ही समान भारतीय कला के विभिन्न तत्वों का मूल रूप भी हमें सैंधव कला में दिखाई देता है। भारतीयों को दुर्ग निर्माण तथा प्राचीरों के निर्माण की प्रेरणा यहीं के कलाकारों ने दी थी। सुनियोजित ढंग से नगर बसाने का ज्ञान भी हमें हड़प्पा संस्कृति से ही प्राप्त होता है। मूर्तिकला का प्रारंभ सर्वप्रथम सिंधु घाटी में ही किया गया। इस प्रकार ऐतिहासिक काल की प्रारंभिक मूर्तिकला सैंधव मूर्तिकला से प्रभावित है। सैंधव सभ्यता की एक प्रमुख देन नगर जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ। सैंधव निवासियों का शासन अत्यंत सुदृढ़ एवं एकात्मक था। कहा जा सकता है कि एक क्षत्र एवं सुदृढ़ शासन की प्रेरणा भारतीयों को उन्हीं से मिली। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सैंधव सभ्यता में केवल नगरों का ही अंत हुआ, संपूर्ण सभ्यता का नहीं। इसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा ग्रामीण जीवन से संबंधित सभी तथ्य केवल अवशिष्ट रहे, अपितु उन्हें आज भी भारतीय जनजीवन में
न्यूनाधिक परिवर्तनों के साथ देखा जा सकता है। तो दोस्तों, हिस्ट्री आर पास्ट सीरीज़ के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 और पार्ट 2 कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। We will discuss Vedic period in the next video of our series History Our Past. So stay tuned. Once again, thank you so much for joining us. If you learned something, please hit the like button because it helps the channel out a lot. And also consider subscribing. Take care and we will catch you in the next one. Thank you. Thank you.